नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे यूएपीए और एनएसए के तहत जेल में बंद आतंक के आरोपियों के चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने और संसद सदस्य बनने की शपथ लेने तक के सफर की। अपने संवैधानिक मजबूरी और लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की जरूरत की। एनएसए के तहत जेल में बंद टेरर फंडिंग का आरोपी इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख और यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में बंद खालिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाला अमृतपाल सिंह जेल में रहते हुए भी भारी बहुमत से चुनाव जीत जाते हैं। संवैधानिक नियमों की बाध्यता के कारण उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ भी दिलवा दी जाती है और फिर उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। शपथ लेने के लिए इन दोनों को कोर्ट ने स्पेशल पैरोल दी थी। संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उन्हें फिर से कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल वो जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन यदि वो कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट और लोकसभा से अनुमति मांगेंगे तो संभव है कि उन्हें इसकी भी अनुमति दे दी जाए, क्योंकि जब चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं, संविधान की शपथ लेने पर कोई रोक नहीं, तो फिर कार्रवाई में हिस्सा लेने, संसदीय कमेटी का हिस्सा बनने पर भी कोई रोक नहीं ही होगी, या होगी तो वो भी उसमें अंदाजा लगा करके किसी तरीके से वो उसमें हिस्सा ले ही लेंगे। वो संसदीय कमेटी में भी सभी गोपनीय जो बैठक होती है, क्योंकि एक मैंडेटरी है कि जो भी संसद सदस्य है वो किसी न किसी कमेटी का सदस्य भी होता है, और अगर ये लोग भी किसी के सदस्य होंगे तो उनकी गोपनीय बैठक जो होती है उसमें भी वो हिस्सा ले, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये तो गनीमत है कि संसद के भीतर शपथ लेने के दौरान ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया था उसके बाद शिकायत हुई थी और अध्यक्ष ने नियमों में संशोधन करते हुए शपथ के फॉर्मेट से ज्यादा कुछ बोलने पर रोक लगा दी थी। नहीं तो हो सकता था कि इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह शपथ लेने के बाद जय खालिस्तान और जय पाकिस्तान के नारे भी लगा देता। वैसे कुछ ऐसे सांसद पहले से भी शपथ ले चुके हैं, जिसमें हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, तो श्रीनगर से नए सांसद बने सैयद रोहुल्लो मेहंदी ने संविधान की शपथ लेने के बाद 370 हटाने के बाद के गुस्से का इजहार करते हुए एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर में फिर से 1990 के जनसंहार की घटना हो सकती है। जब ऐसी सोच वाले लोगों को संसद में संविधान की शपथ दिलवाई जाएगी, उन्हें संसद का सदस्य बनाया जाएगा, तो लोकतंत्र की सुरक्षा और संसद की गरिमा दोनों पर सवाल उठेंगे ही। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि अपने मेहमानों से और जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ इसमें रहेंगे, कि क्या जिन आतंकियों ने संसद पर हमला किया था, जिन्होंने हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जिनके दिल में हमारे संविधान के प्रति इज्जत नहीं है, जो खुलेआम भारत के संविधान के कश्मीर में पूर्ण रूप से लागू होने का विरोध कर रहा है, उसे देश की संसद में कैसे झेलेंगे हम लोग? उसे देश की संसद के सदस्य के रूप में शपथ क्यों दिलवाएगी? क्या आतंकियों के समर्थकों और संसद पर हमला करने के आरोपी लश्कर के साथ एक ही केस में नामजद लोगों को सांसद चुनना लोकतंत्र की कमजोरी है? क्या अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलवाना जरूरी था? क्या कानून और नियमों में बदलाव कर इनके शपथ विधि को रोका नहीं जाना चाहिए था? आतंकियों के समर्थकों की संविधान शपथ, यानी शपथ जो संविधान के लिए, क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद देशद्रोह और टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद और असम की डिब्रूगढ़ जेल में पे हमारे साथ हैं जगमोहन भट्टी जी हैं, अधिवक्ता है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं डीके दुबे जी से करना चाहूँगा। दुबे जी, चूंकि ये संवैधानिक मसला है, आप शपथ लेने से किसी को रोक नहीं सकते। अगर आप चुन लिए गए हैं तो आपको शपथ लेने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि नियम ऐसा है। लेकिन इस शपथ लेने से बहुत लोगों की भावना आहत हुई है। ऐसा लगने लगा है कि ये जो नियम है ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है। क्या आपको लगता है कि नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, या जो लोग अभी शपथ अभी लिए हैं उनको अभी शपथ लेने के बाद भी क्या कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी इजाज़त मिल जाएगी? देखिए मुकेश जी, मैं तो इस पक्ष में हूं कि अगर कानून में प्रावधान नहीं है तो कौन करेगा? ये तो सरकार का काम है, ये संसद का काम है। अगर ऐसे कानून नहीं है तो करना चाहिए। वैसे अभी तक के कानून ये हैं कि जब तक सिद्ध ना हो जाए आरोपी को रोका नहीं जा सकता, आरोपी को हम इनोसेंट मानते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह के गंभीर मामलों में चार्जशीट लग जाती है और कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, तो कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये होता है कि प्राइमा फेसाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो चार्जशीट सबमिट की गई है, वो आरोप मतलब वो उसने काम किया है, प्राइमा फेसाई मानता है। बिल्कुल। फाइनली ट्रायल चलेगा उसके बाद होगा। लेकिन जब कोर्ट प्राइमा फेसाई मान चुका है कि वाकई में ये इस प्रकार के टेरर फंडिंग के जो 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 अपराध हो रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो फिर उसके बाद कानूनों में इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए कि इनको इलेक्शन लड़ने से रोकने का और संसद में शपथ लेने से रोकने का, क्योंकि ये तो बहुत गलत मैसेज पूरे देश में जाता है कि भाई एक तरफ तो ये खुलेआम टेरर एक्टिविटीज में सम्मिलित हैं और दूसरी तरफ संसद के माननीय सदस्य होने जा रहे हैं और बिल्कुल। हो गए हैं। हो गए। माननीय सदस्य के रूप में आपको उनको वो बुलाना पड़ेगा और पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह आपको रखना पड़ेगा, टेररिस्ट की तरह नहीं, बिल्कुल। पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह उनको रखना पड़ेगा कि वो पॉलिटिक्स में है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं है कानूनों में इस प्रकार के विधान, तो फिर कौन करेगा? ये तो हमारी संसद ही करेगी, हमारे लोग ही करेंगे, हमारी सरकारें ही करेंगी। इसलिए इस प्रकार की एक्टिविटीज में हमें लगता है कि आगे बढ़कर कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे देश में टेररिस्ट भी माननीय सदस्य है। और अब इस संसद भवन को, जो नया संसद भवन बना है, वो क्या कहा जाए, टेररिस्टों को बैठने का स्थान है। बिल्कुल। टेररिस्ट इसमें बैठेंगे कल से, टेररिस्टों को यहाँ शपथ मिलेगी, तो फिर क्या हम करना चाहते हैं देश में, ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, जी। जिन्होंने संसद पे हमला किया था और उसके जो समर्थक हैं वो संसद के भीतर में बैठ करके शपथ ले रहे हैं और कार्रवाई में ही हिस्सा लेंगे। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं। सुशील पंडित जी, पहले भी राशिद के बारे में सवाल उन्होंने उठाया था और एक चीज़ और मैं सुशील जी आपसे जानना चाहूँगा। राशिद का सवाल तो आपने उठाया था, उसी की बात से हमने ये रिसर्च किया, फिर ये प्रोग्राम भी मैं चूँकि आपके उस लीड पे ही कर रहा हूँ मैं। और ये जो एक कल जो मेहंदी जो एक नया सांसद है जो श्रीनगर से जिसने शपथ ली है, और उसने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में जिस तरीके से बातें कही कि 1990 में जो हुआ था वो 40 साल के का गुस्सा था और 370 हटाने का गुस्सा जो है कभी भी वो भी फूट सकता है। यानी 1990 की घटना को दोहराने की, पुनरावृत्ति की एक तरीके से चेतावनी दी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे सदस्यों को भी संसद के भीतर में नहीं आने देना चाहिए या ऐसे लोगों पे भी रोक लगनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो खुलेआम इस तरीके की चीज़ों की धमकी दे रहा है? धन्यवाद मुकेश जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। चर्चा में अन्य सभी जो महानुभाव शामिल हैं उनको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी थैंक यू। देखिए, कश्मीर की जो वास्तविक स्थिति है वह इन चुनावों ने सामने ला दी है। अगर रशीद तिहाड़ जेल में बैठा बारामूला का चुनाव जीत सकता है उमर अब्दुल्ला को हराकर, और फिर ऐसे सांसद श्रीनगर वहां की राजधानी से चुन करके आते हैं पार्टी के टिकट पर, बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि वहां किस तरह सतह के नीचे मानसिकता है और व्यवस्था की विफलता है। सतह के ऊपर तो आप आंकड़ेबाजी कर सकते हैं कि पत्थरबाजी पिछले 4 साल में 99% से कम हो गई, हड़तालें 99% से कम हो गई, एक भी स्कूल नहीं जला, एक भी दफ्तर नहीं रुका, एक भी हड़ताल नहीं हुई, करोड़ों सैलानी आ गए, तीर्थ यात्राएं हो गई, मुठभेड़ें कम हो गई। ये सब आंकड़ेबाजी है और यह सतह के ऊपर सब सामान्य है। ऐसा न केवल दिखाना बल्कि इस पर फिर स्वयं भी विश्वास कर लेना, ये कितना आत्मघाती हो सकता है। और फिर चुनावों में लोग भर भर के वोट दे रहे हैं, यह लोकतंत्र की विजय है, इस पर उत्सव मनाना लोकतंत्र की विजय है कि वहां के दहशतगर्द, वहां के जिहादी चुन करके आए, इस संसद में बैठे, ये लोकतंत्र की विजय है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मुख्यमंत्री बने और कश्मीर के पुलिस मुख्यालय के सामने सैयद अली शाह गिलानी की भावभीनी आवभगत की गई जब वो दिल्ली से सर्दियां मना करके लौटे थे, तो यही इंजीनियर रशीद, वही
तब की सरकारें, एमएलए उनकी आवभगत में वहां आए थे। उस चौक पर पाकिस्तान के झंडे, आईएसआईएस के झंडे लहराए गए थे, आजाद कश्मीर के झंडे लहराए गए थे। तो तब के मुख्यमंत्री, जो गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, जिस गठबंधन में भाजपा शामिल थी, उनकी हिमायत से वो सरकार चल रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र में सेपरेटिस्ट के लिए भी जगह होनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता है कि सेसेशन के लिए भी जगह होनी चाहिए। इसीलिए हुर्रियत को हमारी सरकारें, सरकार दर सरकार पालती रही, उनको पैसे देती रही, उनको सुरक्षा देती रही, उनके खर्चे उठाती रही। तो हमने जिस विकृति को अपने लोकतंत्र की खूबसूरती मान लिया है, यह उस मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह है। जब आप ये पाखंड करते रहेंगे तो उसके ऐसे ही नतीजे निकलते रहेंगे। बिल्कुल। हम ये किस भ्रम को पाले बैठे हैं कि लोकतंत्र में अगर बहुत ज्यादा वोट पड़ गए, अब इन्होंने संविधान की शपथ ली है, इससे बड़ा क्या पाखंड हो सकता है कि वो पृथकतावादी हैं, वो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं और फिर संविधान की शपथ लेकर के माननीय सांसद बन जाते हैं। यह वह नीति है जिसमें व्यवस्था के भीतर घुसकर व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक काम होता है। बिल्कुल। इसको अंग्रेजी में ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटजी कहते हैं कि आप चुन करके आइए, उस लोकतंत्र से चुन करके आइए, उस आजादी से चुन करके आइए और फिर उस आजादी को भीतर से ध्वस्त कीजिए, उस लोकतंत्र को भीतर से ध्वस्त कीजिए, उस व्यवस्था में बैठ करके उसकी विकृति की साजिशें कीजिए। जी बिल्कुल। और हम इसके उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे साथ इस पर कोई काम नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल हैं, सेना में रहे हैं और इस तरीके के मसले पे बड़ा गंभीर इनकी राय है, बहुत ही बारीक नज़र भी इनकी रहती है। शैलेंद्र जी, दो चीज़ मैं पूछूंगा, एक जो सुशील पंडित जी ने जो कहा वो आप सुन रहेंगे, उस पर भी आपकी टिप्पणी लूँगा। एक चीज़ है, संसद कितना सुरक्षित है, आज मैं आपसे कहूँगा। जो लोग बाहर की सुरक्षा की बात करते हैं, भीतर से ही जब आप सुरक्षित नहीं है तो बाहर की सुरक्षा की बात क्या करें? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा अनम्यूट करें अपने आप को। शैलेंद्र जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, शायद म्यूट है आपका। अनम्यूट कीजिए, आपका शायद मोबाइल अनम्यूट है। जी, अभी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, अभी तक आवाज़ नहीं आ रही। तब तक मैं जगमोहन जी के पास चलता हूँ, फिर आप जब ठीक हो जाएंगे फिर आपके पास। जगमोहन जी, ये दोनों नहीं, अभी तक आवाज़ नहीं आ रही शैलेंद्र जी, मैं जगमोहन जी के पास हूँ। जगमोहन जी, इससे पहले भी आपसे इस मसले पे चर्चा हुई थी। क्या आपको लगता है कि जिसपे गंभीर धाराओं में आरोप हैं और जिन पे कोर्ट भी ये मान चुका है प्रथम दृष्टया, जैसा कि DK दुबे जी कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोकने का प्रावधान होना चाहिए? अभी शपथ ले ली क्योंकि आपकी मजबूरी है, नियम के तहत आप रोक नहीं सकते, लेकिन इन्हें रोका जाना चाहिए था। क्या आप इसके समर्थन करते हैं इसका? मैं इस बात से एक बात आपको बतानी चाहता हूँ। जो NSA है आरोप है, जो UAP है वो आरोप है, जो हुमायूं सरीन जी के ऊपर था आरोप था। तो कोर्ट में अगर दोनों का पैरेलल कंपैरिजन कर लें तो दोनों में ये था, प्रेमा बिछाई आप कह रहे हो कोर्ट ने माना है, तो प्रेमा बिछाई कोर्ट ने ये भी माना है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी थे श्री हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर, तो उस कार्रवाई के ऊपर जिन लोगों ने उनके ऊपर ये झूठे आरोप लगाए और कोर्ट ने शरेआम ये कहा ये प्रेमा बिछाई केस नहीं है, तो 5 महीने की उनको सजा दिला दी। अगर मुख्यमंत्री जी माननीय स्टेट के ऐसा प्रकोप जो है स्टेट टेररिज्म का झेल सकते हैं, तो इसमें किसकी गलती है और कौन है इसमें? जो इन दोनों के ऊपर, इंजीनियर साहब के ऊपर और भाई अमृतपाल जी के ऊपर लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, आरोप साबित तो नहीं हुए, कोर्ट के मानने ना मानने से नहीं होता। ये बात जो है सिद्ध होनी चाहिए। 1 साल की NSA लगी, फिर दूसरी बार कर दी, अब तीसरी बार कर दी भाई अमृतपाल के ऊपर। तो ये कैसी चीज है जिसके ऊपर एक दर एक कॉन्टिन्यूसली कितनी देर तक बढ़ाएंगे? इसके ऊपर कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कानून ये भी आना चाहिए
अगर लोकतंत्र के मत ने किसी के हक में कोई वोट कर दिया है, वोट डाल दिया है, तो वो माननीय सदस्य बन गया है, तो उसको अपनी आवाज जो है भारतीय पार्लियामेंट में उठाने का हक है या नहीं है। अगर ये आरोप साबित नहीं हुए तो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसके ऊपर भी कानून होना चाहिए। और एक बात मैं ये कहनी चाहता हूँ, मेरे को स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का एक गायन बहुत अच्छी तरह से याद है, जो मैं बचपन से सुनता था। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो सिखों ने 98% जो है शहादत दी देश की आजादी में, तो उनके ऊपर पहला इल्जाम 31 अक्टूबर 1949 को जराइम पेशा कौम का लगा दिया। किस बात से भाई? उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उनको मंत्री और होम मिनिस्टर कैसे बना दिया गया? ऐसे लोगों को उनके ऊपर कोई कानून नहीं बनना चाहिए था, जो बनना चाहिए था। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए, आम सिख और सेपरेटिस्ट में अंतर होता है। आम सिख जो है उसको कौन नहीं, जब उनकी कुर्बानी को सभी सैल्यूट करते हैं, हम सब करते हैं, हम सब जितना आप मानते हैं उतना हम भी मानते हैं, और हमारे मुझे लगता है देश के सारे लोग मानते हैं, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आम सिख की तुलना आप अमृतपाल जैसे सेपरेटिस्ट से नहीं कर सकते, जो खालिस्तान का समर्थन करता है। उसने देश के कानून को तोड़ा है, और फिर जिस तरीके से आप कह रहे कानून बनने चाहिए, आप हेमंत सोरेन के पे जो आरोप है उनकी तुलना आप इन दोनों से कैसे कर सकते हैं? हेमंत सोरेन पे जो आरोप है, आरोप होता है जितनी देर कोर्ट में साबित ना हो जाए, और किस हिसाब से ये साबित होते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। ये डीके दुबे जी बैठे हैं हमारे साथ भाईजान। ठीक है, आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का क्या जवाब है? डीके दुबे जी से मैं चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी करें, लेकिन शैलेंद्र जी को शायद आवाज मिल रही है। शैलेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे मिल रही है जी, हाँ, मुझे आपकी मिल भी रही आवाज है। आ रही है। शैलेंद्र जी, अब मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देखते हैं कि संसद हमारा कितना सुरक्षित है? बाहर से जो खतरा है उसको तो झेल लेते हैं, लेकिन जब भीतर से ही होगा खतरा तो फिर उसे कैसे झेलेंगे? मैं अब यही कह सकता हूं मुकेश जी, इस चीज को तीन तरह से देख लीजिए। एक है कॉन्स्टिट्यूशनली, लॉ के हिसाब से अगर उन्हें ओथ लेना परमिटेड है, उन्होंने ओथ ले लिए, ये हो गया टेक्निकल बात। सेकंड आती है ज्यादा बड़ी, सोशली क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और मेरा अपना सवाल है क्या ये मॉरली ठीक है या नहीं। एक आदमी या तो हमें उस पर यूएपीए नहीं लगाना चाहिए था, या वो उस यूएपीए के तहत नहीं आना चाहिए था। वो इतना इनोसेंट होता कि उस पर यूएपीए लगता ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अब हम इन दो आदमियों की बात नहीं करेंगे, हर एक की बात करते हैं, एज अ सिटीजन बात करते हैं। मुझे बताइए, ये तो वो वाली बात हो गई कि जिस दिन तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे उस दिन तक तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था कि कहां छुपे हुए हैं। बिल्कुल। अगर वो मेरे इतने बड़े लीडर हैं, चलिए मैं बुरा मत मानिएगा इस बात को, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कल तक तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ने पाया कि हम उन पर यूएपीए लगा सकते हैं, और उसके तहत हमने उन्हें डिटेन कर लिया, और एक कदम आगे चले जाते हैं। चलिए आप इलेक्शन भी जीत गए, आज आप सुबेरे जब बाहर आएंगे तो अब आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको सलूट भी करूं? ये तो भाई देखिए बड़ी गलत बात हो जाएगी मॉरल ग्राउंड्स। अब जेल के भीतर में भी उन्हें जो एक राजनीतिक कैदी होते हैं उसकी तरह सुविधा मिलेगी ना। सुविधा आपको कैद के अंदर जो देनी है वो आप देते रहिए। ये मेरी विडंबना देखिए, मेरी परिकाष्ठा देखिए कि मैं क्या करूंगा जब वो आदमी मेरे सामने कल सुबेरे वापस आए। आप मेरे से बोलेंगे कि सलूट करिए क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? जी नहीं, उन्हें कोर्ट से क्लियर होने के बाद सारे ड्यूज बिल्कुल मिलने चाहिए। अगर वो इनोसेंट पाए जाते हैं, ठीक ठाक पाए जाते हैं, मेरे ख्याल मॉरलिटी भी बोलती है कि अगर आदमी का कोई चीज प्रूव नहीं हुई, वो बहुत बड़े देशभक्त पाए गए, उन्होंने कंट्री के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करी हुई है, ये न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यस, मुझे लगता है मेरे से बड़ा कोई सरदार नहीं, मैं सिख अलाई पलटन का हूं, मुझसे बड़ा सरदार कैसे कोई हो सकता है? मेरे गुरु ग्रंथ साहब को आप गाड़ी के ऊपर रखकर कैसे घुमा सकते हो? ये मेरी इंसल्ट नहीं है, मेरे कंट्री की इंसल्ट है, मेरी रिलीजन की इंसल्ट है। मेरी पलटन में आकर पूछिए कि उसकी क्या इज्जत होती है। उस आदमी के लिए जो मेरी गुरु ग्रंथ साहब को लेकर एक तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है,
उसके बाद हमने उसे अरेस्ट किया है। आपने अरेस्ट ऑर्डर नहीं देने थे, आपने कोर्ट के अंदर जाकर अपने आप को प्रूव कर लेना था कि नहीं मैं इनोसेंट हूं। मैं आपको सलूट करता हूं, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है एज अ नॉर्मल सिटीजन और उससे बढ़कर एज अ सिक्योरिटी फोर्स मैन कि आप मेरे साथ जाति कर रहे हैं जब आप इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप लेंगे। और अभी जो जगमोहन सेठ भट्टी जी ने जो सवाल उठाए उसका जवाब मैं डीके दुबे जी से लूंगा, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जो सवाल मनमोहन भट्टी जी ने उठाए थे उसके जवाब हम डीके दुबे जी से लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे थे कि आतंकी के आरोप में, यानी आतंक के आरोप में जो जेल में बंद हैं उनको संविधान की शपथ दिलवाई गई है। उसी पे हम चर्चा करते हैं। डीके दुबे जी के पास वापस चलेंगे और डीके दुबे जी से जानना चाहेंगे। डीके दुबे जी, ये जो दोनों पे जो आरोप है यूएपीए और एनएसए लगा हुआ है, इनकी तुलना जो है आप हेमंत सोरेन के मामले से या हेमंत सोरेन पे जो आरोप है क्या की जा सकती है, जैसा कि जगमोहन भट्टी जी ने किया है? मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन से क्यों करना। एक व्यक्ति चपरासी का फॉर्म भरता है हमारे देश में, और चपरासी का फॉर्म जब वो भरता है तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस बनाती है, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते समय केसेस दर्ज करती है और कहती इनके खिलाफ ये आरोप हैं। आप तब तक उसको नौकरी पर ज्वाइन नहीं करवाते जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं ले आता, कोर्ट से क्लियर नहीं होकर आता। आप बता दीजिए, एक चपरासी, एक क्लर्क, एक छोटी नौकरी करने वाला, उसको भी तो आप ऐसा मानिए ना कि वो आरोपी है और आरोपी वो ज्वाइन कर लेगा और जब कभी भी केस सिद्ध होगा तो देखा जाएगा। तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों बनाना? उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर उसको नौकरी क्यों नहीं लगवाना? क्या हमारे देश में मजाक चल रहा है क्या कि आप संसद के सदस्य हो सकते हैं क्योंकि साहब आरोप है और आरोप सिद्ध होना चाहिए, लेकिन आप चपरासी नहीं हो सकते, आप फौज में भर्ती नहीं हो सकते, आप पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, आप देश की कोई नौकरी नहीं कर सकते सिर्फ इस आधार पर क्योंकि आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, क्योंकि आपको थाने ने जो करेक्टर सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का है वो करेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होकर आया। सर, हमारे देश में दो तरह से आप मान लीजिए, एक तो सिविल क्रिमिनल ऑफेंस विद अ सिविल नेचर। तो क्रिमिनल ऑफेंस विद अ सिविल नेचर को और हार्डियस्ट हीनियस क्राइम, इन दोनों में फर्क नहीं है क्या? एक व्यक्ति जो देश को उड़ाना चाहता है, एक व्यक्ति जो एक हिस्से को काटना चाहता है, एक व्यक्ति जो खुलेआम खालिस्तान मांग रहा है, एक व्यक्ति जो खुलेआम जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात कर रहा है, वो क्या देशद्रोह के जो ये आरोप हैं, देशद्रोह का आरोपी और क्रिमिनल विद द सिविल ऑफेंसेस, उन दोनों में फर्क नहीं है क्या? मैं कहता हूं इन दोनों में अगर फर्क है भी, चलिए इन दोनों में फर्क नहीं मानते तो फिर मैं कहता हूं कि देश में चपरासी की नौकरी करने वाले को क्यों रोकते हैं आप? फिर उसको भी ज्वाइन करने दीजिए और कहिए कि नहीं साहब, जब सिद्ध हो जाएगा तब करा जाएगा। देखिए, ये जो सेलेक्टिव डेफिनेशंस है ना, जो सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशंस हैं, वो सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए आपके पक्ष में मैं बोलूं और वो अच्छे नहीं लगते इसलिए वो जेल जाएं, ये नहीं चलेगा भाई। जब हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, और दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन की जब हम बात करते हैं तो वो स्टेट ऑफेंस कर रहे हैं सीट पर बैठते हुए कि क्राइम कि उसमें करप्शन हुआ कि नहीं हुआ। एक व्यक्ति तो खुला बोल रहा है ना, वो एक हिडन ऑफेंस है, ये खुला ऑफेंस है और देश के प्रति देशद्रोह का ऑफेंस है। कैसे आप दोनों को इक्वेट कर देंगे? मैं तो हतप्रत हूं कि उसकी इक्वालिटी इस आधार पर लगाने की कोशिश लोग करते हैं कि नहीं साहब वो तो वो हेमंत सोरेन से मिला लीजिए या उनसे मिला लीजिए, इनसे मिला लीजिए। अरे सर, कोर्ट ने प्रेमा फसाई मान लिया है ना कि यूएपीए के तरह अपराधी हैं, ये मान लिया है ना, और कोर्ट के माध्यम से आप ऊपर तक जा चुके और उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा होना चाहिए। और अगर इस प्रकार के लोगों को रोक दिया जाएगा ट्रायल तक तो कौन सा देश में भूचाल आ जाएगा, ये बता दीजिए। जब चपरासी को रोका जा सकता है और उसी जेल में बंद जो नेता है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसी जेल में बंद जो लोग हैं वो वोट नहीं कर सकते। ये भी तो है कि आप उनको बिल्कुल वो वोट नहीं कर। भट्टी जी जवाब देंगे कुछ? बिल्कुल है जी, इसके ऊपर जवाब है। और मेरे भाई साहब दुबे साहब ने एक डिस्टिंक्शन इंटरप्रिटेशन का दिया है। इंटरप्रिटेशन क्या है? हमारे कितने सांसद जो हैं जिनके ऊपर 302 के केस हैं और सारा कुछ है, और किनकी मैं चर्चा करूं? यहाँ एक बात कर रहा हूं मैं, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं जिनके ऊपर हेट स्पीच का आरोप था, और जब वो मुख्यमंत्री हो गए तो उन्होंने अपनी जो थी इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके जज कृष्ण मुरारी जी से, मैं बाय नेम कह रहा हूं,
उनसे वो उन्होंने क्लीन चिट ले लिया और उनको वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के एवज में बना दिया गया और आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया। उनकी अपील लंबित है मानयोग सुप्रीम कोर्ट में आदित्यनाथ योगी जी, और वो आज भी मुख्यमंत्री हैं। अगर वो मुख्यमंत्री हो सकते दोनों की तुलना आप जिस कैरेक्टर की तुलना जहां कर रहे हैं ना, उसी पे आपत्ति है। वही तो अभी बताया डीके दुबे जी ने कि ये इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। मेरे पास नहीं, आप पे जो आरोप, आप यूएपीए के तहत जो लोग हैं उसका बचाव कर रहे हैं, जो एनएसए के तहत जिन पे आरोप है आप उसका बचाव कर रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबी है कि जिसमें जाके अपनी आवाज कोर्ट में और पार्लियामेंट इसी खूबी के चक्कर में हक है, और ये संवैधानिक हक है। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग उसी को बदलने की बात, उसी को चाह रहे हैं कि उसमें कुछ जो संशोधन हो, उसी में संशोधन करने की बात हम लोग करें। सुशील पंडित जी हंस करें। सुशील पंडित जी क्या कहेंगे? देखिए, अपना अपना नजरिया है। भट्टी जी बड़े तजुर्बेकार इंसान हैं, वकील हैं, तो वकालत की दृष्टि से वो अगर किसी की पैरवी कर रहे हैं और इस पर अड़े हुए हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन आप और कितने एग्जाम्पल लेंगे जहां पर वो कबूलते हैं, अपने मुंह से कहते हैं हाँ मैंने किया है, या कहते हैं कि हाँ मैंने। अब जैसे एक केस है, बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या की। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों ने राइफल वहां फेंक दी। क्या ये कहते हैं कि सतवंत सिंह पर जब तक मुकदमा नहीं चलेगा और वो दोषी तय नहीं किया जाएगा वो निर्दोष है? वो तो खुद कबूलता है, वो आंखों से देखा है दुनिया ने। तो हम ये कौन सा पाखंड कर रहे हैं कि जब हम मुंह से सुनी हुई बात, अपने कानों से सुनते हैं, मुंह से कही हुई बात अपनी आंखों से देखते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, एक प्रक्रिया, क्योंकि औपचारिक प्रक्रिया है, वो जब तक नहीं चलेगी तब तक, उसके जब तक नतीजे नहीं निकलेंगे हम तो नहीं मानेंगे। ये एक पाखंड है। हाँ, एक तकनीकी व्यवस्था है, उसके तहत हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक सभ्य व्यवस्था के तहत मुकदमा चलाते हैं। उस पूरी कार्रवाई के बाद मुकदमा तो कसाब पे भी हम लोग चलाए थे। मुकदमा तो कसाब पे भी चला था यहाँ पे। हाँ, कसाब को भी हम लोगों ने बिरयानी खिलाई। पकड़ा गया था। हाँ, कसाब तो क्या कहेंगे कि हमने उसको निर्दोष माना है तब तक, जब तक सिद्ध नहीं हो रहा आरोप। मतलब ये पाखंड गले नहीं उतरता भट्टी साहब। फिर दूसरी बात, तुलना करना। हेट स्पीच की आपने भाषण में, किसी चुनाव में, किसी रैली में आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो कि उचित नहीं है, उसकी तुलना करना कि आप गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर के घूमते फिरें, जिसकी कि आपकी एसजीपीसी ने भी भर्त्सना की, लोगों ने भर्त्सना की। आप धार्मिक विषय की जितनी संवेदनशील गतिविधियां हैं उन पर आप जो भाषा इस्तेमाल होती है बेअदबी, वो करें। किसी बेअदबी में तो आप बिना मुकदमा चलाए सर उड़ा देते हैं, मार देते हैं निहत्थे आदमी को 10 लोग मिलकर के, और इस बेअदबी पे आप मूसी लेते हैं। तो ये कैसा पाखंड है? ये कैसा पाखंड है? और फिर कहते हैं कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी हम तो इसको निर्दोष मानेंगे। अगर आपको नहीं लगता कि इसमें कोई विकृति है तो मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगा भट्टी साहब, लेकिन यदि आप अपनी अंतरात्मा को देखते हुए कह सकते हैं कि नहीं, भेद करना जरूरी है और कहीं ना कहीं ये विकृति है और ये हमारी व्यवस्था की कमजोरी है, इसको फिर दोनों खुलेआम एक खालिस्तान का समर्थन करता है, एक सेपरेटिस्ट है, कश्मीर को अलग करना चाहता है। दोनों तो खुलेआम स्वीकार भी करता है ना। फंडिंग के केस में टेरर फंडिंग के केस में पकड़ा गया है, बिल्कुल। और उसके ऊपर वो कमाल की बात है, मैं हैरान हूं, आप जैसे पढ़े लिखे, तजुर्बेकार और सभ्य व्यक्ति यदि उनकी पैरवी करते हैं किसी भी ग्राउंड पर तो बात गले नहीं उतरती भट्टी साहब। जी, भट्टी साहब से लूंगा। शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे। शैलेंद्र जी। मुकेश जी, मैं किसी को पर्सनल सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं सबको बोलूंगा अपना कॉन्शियस टटोलें और देखें कि अगर एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर अपने साथी को आप वहां से बचाना, निकालना चाहते हैं अंडर फोर्स, आप खुलेआम अपने हथियारों को डिस्प्ले करते हैं, आप खुलेआम एक सो कॉल्ड, आप तो बोल रहे हैं सपोर्ट करते हैं, जी नहीं, वो डिमांड कर रहे थे खालिस्तान की। बिल्कुल।
वर्ड शुड बी वेरी करेक्ट। बिल्कुल। एक होता है सपोर्ट, दिल में से सपोर्ट, और एक होता है खुलकर सपोर्ट नहीं करा, आप मांग कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। अगर ये सारी चीजें, अगर किसी को लगता है ऑफेंस नहीं है, तो कृपया कर आज के बाद हम जैसों को इन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर ना देने का भी एक लॉ बना लीजिए कि हम नहीं अरेस्ट करने चाहिए। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, एक ऐसा आदमी जिसको आपको याद आएगा 3 दिन तक वो चेस चलती रही, गाड़ी बदली, स्कॉर्पियो बदली, मोटरसाइकिल बदली। अगर ये सब एक सभ्य आदमी की, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है, अगर यही इंडिकेटर है, देन आई थिंक आई एम अ मिसफिट हियर। मैं बहुत गलत जगह हूं, लेकिन मैं ये अपने आप जानता हूं, ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा दिमाग कहता है। मैं एज अ भारतीय सेना की तरफ से कहता हूं, मैं सही हूं, कोई गलत हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो किया है वो सही किया है। और मेरी आत्मा कहती है सही यही है कि इस तरह का आदमी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के ऊपर विश्वास ही नहीं रखता हो, उसको आप वापस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज का बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, अगर डेमोक्रेसी यही है, तो सर मुझे नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा दिन चलेगी। कृपया कर इस लॉ को बदलिए कि अगर किसी के पास कोई खिलाफ सबूत है या नहीं है, अगर वो अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं है। आप ये जो प्रूव करने की बातें कर रहे हैं, आऊंगा जगमोहन जी। दिल को मालूम है कि एडवोकेट का ट्रेड इतना अच्छा होते हुए भी इतनी बदनामी क्यों ले रहा है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सही को गलत ठहरा पाता है। जी, जगमोहन भट्टी जी बोलना चाह रहे थे कुछ। देखिए, कर्नल साहब ने एक बात बताई, मैं इनको याद करा दूं। कारगिल के शहीद हुए, अभी अभी खबर आई है, इससे पहले भी आई होंगी जो मैंने देखी है, जो शहीद हुए हमारे देश के जवान, उनकी औरतों के ऊपर सिस्टम ने नजर रखी और उनको एडवांसेस दिए, तो उनके ऊपर यूपीए क्यों नहीं लगनी चाहिए और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होकर डिसमिस क्यों नहीं होना चाहिए और एनएसए क्यों नहीं लगनी चाहिए, जिन्होंने देश की व्यवस्था का घाण करने का यत्न किया है। तो दूसरी बात मैं ये कह दूं, हमारे सुशील पंडित जी ने एक बात कही है, उसका भी जवाब दे दूं मैं। जब 1984 में सिखों की नस्लकुशी हुई, तो ये कहाँ थे? एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकला सिखों के लिए, जबकि सिखों के जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुर्बानी दी, अपना बाप दे दिया, अपने बच्चे दे दिए, सारा कुछ कर दिया। नहीं जगमोहन भट्टी जी, आप गलत कह रहे हैं। आप ये बात इल्जाम, ये गलत इल्जाम है, गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप, गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। नंबर डायल कर रहे हैं। अभी आज खबर है कि राजस्थान में सिख लड़की को जो अमृतधारी थी, उसके ऊपर जो है, उसको जुडिशियल की जो एग्जामिनेशन है, एग्जाम है, उसमें बैठने नहीं दिया। ये ज्यादतियां जो लोग करते हैं उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं? ये सिस्टम की व्यवस्था में सुधार, ठीक है, उन पर लगना चाहिए। इस बात की जो आप कह रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आपने जो आरोप लगाया, सुशील पंडित जी और शैलेंद्र जी दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। सुशील जी। भट्टी साहब पता नहीं मुझे कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। मैं उन दिनों जेएनयू में पढ़ता था जब ये हुआ था। मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सिख भाई थे। मैं जानता हूं हमने क्या किया था तब, मैं जानता हूं तब हम लोगों ने क्या किया था। मुझे आपको सफाइयां देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हमारी जितनी श्रद्धा गुरुओं में है, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज, 10म गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज, हमने इनकी शहादतें, इनकी कुर्बानियां, इनके साहबजादों की कुर्बानियों पर शीश नवाया है। हम तो आज भी शहीदी आज गुरुपुरब तो पर मैं पटना का हूं, बिल्कुल शपथ पढ़े हैं, कीर्तन पढ़े हैं, करदासे किए हैं, काम किया है। आप हमारी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए और उसके पीछे जाके मत छुपिए क्रिमिनल्स को बचाने के लिए। हम लोग पटना जब जाते हैं तो बिना पटना से लौटते नहीं है, बिना दर्शन के। आतंकवादी हैं, उनको गुरुओं की ओट मत दीजिए। कम से कम ये पाप मत कीजिए, ये पाप अपने सर मत लीजिए।
ये पाप वाली बात ये नहीं पाप भाई अपने सर साहब, मत ये लीजिए रियलिटी भट्टी जी। है, हिस्टोरिकल रियलिटी है, इसको मिटाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं, मेरी ये रिक्वेस्ट कोई है। हिस्टोरिकल, क्या ऐसे लोगों के लिए गुरुओं ने शहादत दी थी? बेकसूरों को मारने के लिए लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूनने के लिए गुरुओं ने शहादत दी थी? निहत्थे लोगों पर वार करने के लिए गुरुओं ने शहादत दी थी? इस सारे आप किन गुरुओं कार्यक्रम के में नाम के एक ऊपर बात बट्टा निकल लगा के रहे हैं? आती है, सरकार के कितने भट्टी लोगों ने साहब, इसमें उद्यम मचाया, ये बात के ऊपर बात करो। कितने लोगों को कैद हो रही है कोर्ट में, कितने इनोसेंट जो हैं, हिंदू और उनके सिख लिए बच्चे मुकदमे मारे लगिए, गए उनके पंजाब लिए में, मदद और जिन कीजिए, पुलिस जो ऑफिसर्स ने बेगुनाह है इसके उनकी मदद ऊपर कीजिए, लेकिन जो भी इसलिए आप कार्रवाई हत्यारों का की, पक्ष नहीं उनके ले ऊपर सकते। मुकदमे चले हैं बिल्कुल और उनको ठीक है सर, कैद वो हो बात रही है। अलग है, वो और बात अलग है, कितनी लेकिन देर जिस बाद तरीके से ओपनली आप साल बाद समर्थन दे रहे हैं ये बात लेकिन गलत है। इसको बहाना हमारे नहीं पास बना सकते बिल्कुल, हथियारों हमारे की पास मदद के लिए। समय की कमी है। शैलेंद्र जी के पास मैं जाऊंगा, वो कुछ बताना चाह रहे थे, मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ। शैलेंद्र जी। नहीं, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा कमेंट नहीं, मेरी जगमोहन साहब से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर कृपया कर कर मुझे मेरे सिखों से अलग मत करिए, मत कोशिश करिए, आप कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल मैं और मेरे सिख में कोई फर्क नहीं है। अगर कहीं कोई जाति हुई है, मैं मेरे ऊपर जाति हुई है वो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि आज वो इंजीनियर और आज अमृतपाल जो कर रहा है जिस वजह से है वो सही है। गलत बिल्कुल गलत है, गलत बिल्कुल गलत मैंने ही रहेगा। मैंने ये नहीं कहा सही है, मैंने ये कहा है वो अपनी आवाज उठाने का हक लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं और संविधान उनको इजाजत देता है। हाँ, मैं वो तो हम मैंने भी कह ये रहे हैं कहा कि है भाई संविधान साहब, अभी इजाजत देता है, हम लोग हमने मना संविधान, कब उसी किया? संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जिसका आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि वो गलत है, संविधान के तहत किया जा रहा है कि संविधान को बदलने की जरूरत है, ये बात तो हमने प्रोग्राम की शुरुआत ही यहीं से की है। हमने पहला सवाल ही, पहला कमेंट ही डीके दुबे जी से इसी बात पे लिया था। खैर, इसमें तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी और जब तक ये चेंज नहीं हो जाता, जब तक ये बदलाव नहीं आ जाते, तब तक ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए डीके दुबे जी आपका, सुशील पंडित जी आपका, शैलेंद्र जी आपका और जगमोहन भट्टी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, भाग लिया। मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इसको देख रहे होंगे उनको भी ये सोचना चाहिए एक बार कि क्या इस तरीके के लोगों को संसद में भेजा जाना, शपथ दिलवाना और मुख्य रूप से इन्हें चुनाव लड़ने ही क्यों दिया जाता है, इनके चुनाव लड़ने पे ही रोक क्यों नहीं लगा दिया जाता, क्योंकि अगर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो आगे की बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए एक बार जरूरत है, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चुनाव आयोग हो चाहे सरकार हो, उन्हें एक बार इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए कि इस तरीके के आरोपियों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। अगर वो लड़के ही नहीं आएंगे तो फिर संविधान के शपथ लेने की उनकी कोई जरूरत नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।